हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2013, 20, 22, 23 और 24 लगातार पूछा गया है। तो ये वर्ष 2025 में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए, क्या होता है अभिक्रिया का वेग, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसका लिखकर जो है समझाऊँगा। तो यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह दर जिस पर जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो चलिए मैं लिखता हूँ इसकी परिभाषा को। रासायनिक अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित होती है। अभिक्रिया का वेग कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की जो सांद्रता है वो परिवर्तित होती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हों तो अभिक्रिया की दर या वेग, तो अभिक्रिया की जो वेग होगा ये होगा dx अपॉन dt। इसी को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी 2020 और 24, ये 2024 में 3 प्रश्न पत्रों में पूछा गया, जिसके पेपर कोड हैं GC, GF और GA। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो इसका जो आंसर है मैं लिख देता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की वह संख्या अभिकारक
अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के पदों की जो घात होती है उसी के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हो जाती है, इसको आप स्वयं लिख लेंगे, मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया ली NaCl और एक Mb, ये दो अभिकारक हैं, इनसे मिलकर बन रहा है एक उत्पाद। तो जो इस अभिक्रिया के लिए दर होगी, इस अभिक्रिया की जो दर होगी या वेग होगा वो क्या होगा, यानी दर बराबर के, ये निर्भर करेगी अभिकारक की जो सांद्रता है। अभिकारक A है तो इसकी सांद्रता की घात x, और इसकी जो अभिकारक B है इसकी सांद्रता की घात हम मान लेते हैं y है। अब जो अभिक्रिया की कोटि होगी, ये जो सांद्रता अभिकारकों की जो सांद्रता है इनकी जो घात है, इन घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी x प्लस वाई। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी हमने सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिक्रिया की आणविकता को समझाइए। और ये वर्ष 2025 में पूछे जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 GCGF पेपर कोड है, ये 2024 के 2 पेपरों में ये पूछा गया है, और 2020 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हो सकता है ये 2025 में भी पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को भी अपने तैयार कर लें। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता। लिखते हैं इसके उत्तर को। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होता है, उसमें जो अभिकारक के अणु होते हैं उनकी पूर्ण संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अर्थात जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया ली 2A + 3
बी, और उसी से मिलकर बना मान लीजिए A2B3 कोई उत्पाद बना है, तो जो इस अभिक्रिया की आणविकता होगी, तो यहाँ पर जो अभिकारक हैं, यहाँ पर ए अभिकारक के 2 अणु और बी के 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो जो इस अभिक्रिया की आणविकता होगी ये होगी 2 + 3, यानी इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 5। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन था ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का हमें समीकरण उत्पन्न करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए, क्या होता है पहले हम सोल्व कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा गया है और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसके उत्तर को। अब यहाँ पर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये कोई अभिकारक है ए और इससे कोई उत्पाद बन रहा है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसकी जो प्रारंभ में सांद्रता थी, प्रारंभ में सांद्रता, हम इसकी प्रारंभिक सांद्रता को मान लेते हैं ये थी ए, और जो उत्पाद है उत्पाद की सांद्रता थी 0। अब टी समय बाद, टी समय पर या टी समय बाद जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता रह जाती है A-x, और जो उत्पाद है इसकी सांद्रता हो जाती है x। अब यहाँ पर जो प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण होता है, प्रथम कोटि के लिए दर, जो प्रथम कोटि की दर होगी क्या होगी, ये होगी dx/dt, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, जो अभिकारक होता है अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता की घात 1 के अनुक्रमानुपाती होगी दर। अब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आता है ये है के, और इसी को हम बोलते हैं वेग स्थिरांक, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है। अब इसे हम आगे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा dx/dt। यहाँ से हम लिख देते हैं पहले टी समय बाद, टी समय बाद क्या होगा, dx/dt बराबर के। ऐसे ही जो सांद्रता होगी, जो टी समय बाद सांद्रता होगी, पहले सांद्रता ए थी लेकिन टी समय बाद जो सांद्रता है वो कितनी है A-x, तो यहाँ रख देंगे ए की जगह क्या रखेंगे A-x। अब इस A-x को इधर ले आएंगे और dt को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dx/A-x बराबर के इंटू dt। अब यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/A-x इंटू dx बराबर के, हमारा कांस्टेंट है, स्थिरांक है यानी नियतांक है, ये सब बाहर लेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा, और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और 1 बचेगा अंदर इंटू dt। अब 1/x का यानी 1/A-x का जो समाकलन होगा ये क्या होगा, माइनस log e-A-x, और ये के ऐसी रहेगा इंटू यहाँ पर जो ये dt है
एक का जब समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो यहाँ पे आएगा टी का dt का समाकलन क्या होगा टी, और प्लस जब हम समाकलन करते हैं तो एक अचर पद आता है जिसे हम समाकलन स्थिरांक भी बोलते हैं सी। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम समय को 0 मानेंगे। यदि समय 0 हो, यदि t बराबर क्या हो, समय 0 हो, तो जो हमारी सांद्रता होगी x होगी, x में जो परिवर्तन होगा वो 0 होगा, यानी x 0 बना होगा। t जब समय 0 था तो x क्या था, उत्पाद कितना बना था, 0 था। ठीक है, तो अब t बराबर 0 हम और यानी x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा माइनस log ई बेस। अब इसमें a ऐसी रहेगा और x की जगह 0 रखेंगे तो ये a बचेगा केवल, a बराबर, अब इस t की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल c। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया, माइनस log ई बेस a। तो अब इस c का जो मान आया है इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें हम c का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस log ई बेस a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी की जगह कितना रखेंगे, सी की जगह रखेंगे माइनस log ई बेस a। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस log ई बेस a। अब इस माइनस log ई बेस को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, log ई बेस a, ये प्लस का हो गया, और इधर ये माइनस का log ई बेस इधर ही है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के log ई बेस a माइनस एक्स बराबर, इधर हमारा क्या बचा, के टी। अब यहाँ से log ई बेस को जो है कॉमन ले लेते हैं, log ई बेस कॉमन है यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ से, a सॉरी यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे log m माइनस n का, तो यहाँ से हो जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी, इधर के टी बचेगा। अब इस log ई बेस को जब हम बदलेंगे log 10 बेस में तो हमें यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी 2.303 से, और ये हो जाएगा log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स बराबर के टी। अब इस टी को हम इसके बटे में भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। और यही हमारा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, और जो हमारा आज का ये जो क्वेश्चन था, ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और भी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।